नमस्कार बच्चों। आज हम भूगोल के अध्याय पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहराई से समझेंगे। मैं पहले आपको प्रश्न पूछूंगा, फिर उसका सही जवाब और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी का वास्तविक तकनीक आकार क्या है? इसका सही जवाब है जियोइड। बच्चों, अक्सर हम सुनते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है। पृथ्वी दूरों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी उभरी हुई है। ऐसा पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन और गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसलिए पृथ्वी का सही तकनीकी और वैज्ञानिक आकार जियोइड होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी होती है? इसका जवाब है चपट्टी यानी फ्लैटेंड। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो घूर्णन बल के कारण ध्रुवों पर दबाव पड़ता है। इसी कारण पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर चपटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर कैसी होती है? इसका जवाब है उभरी हुई, ब्लज्ड। घूर्णन के कारण पृथ्वी का मध्य भाग यानी भूमध्य रेखा बाहर की ओर उभर जाता है। इसी कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? इसका जवाब है भूगोल यानी ज्योग्राफी में। पृथ्वी की बनावट, उसका आकार, स्थानों की स्थिति, जलवायु और मानचित्र, इन सभी का अध्ययन भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है? इसका जवाब है स्थलीय, टेरेस्टेरियल। पृथ्वी चट्टानों और कठोर पदार्थों से बनी है। ऐसे ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार के ये सभी ग्रह टेरेस्टेरियल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? इसका जवाब है मानचित्र यानी मैप। मानचित्र किसी स्थान की वास्तविक तस्वीर नहीं होता है। ये प्रतीकों, रंगों और रेखाओं से बना उस क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण होता है, इसलिए इसे मैप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानचित्र धरातल को किस दृष्टि से दिखाता है? इसका जवाब है ऊर्ध्वदृष्टि यानी बर्ड्स आई व्यूज। मानचित्र में हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, जैसे कोई पक्षी आकाश से देख रहा हो। इसी कारण इसे बर्ड्स आई व्यूज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र किस सतह पर बनाया जाता है? इसका जवाब है समतल। मानचित्र हमेशा कागज या स्क्रीन जैसी समतल सतह पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र वास्तविकता का क्या होता है? इसका जवाब है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। मानचित्र वास्तविक धरातल का छोटा रूप होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मानचित्र धरातल का रिप्रेजेंटेशन है। अगला है, मार्ग खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जवाब है नेविगेशन। किसी स्थान से दूसरे स्थान तक रास्ता खोजने की प्रक्रिया को नेविगेशन कहते हैं। मानचित्र और जीपीएस नेविगेशन में हमारी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? इसका जवाब है एटलस। जब बहुत सारे मानचित्र एक ही पुस्तक में होते हैं तो उस पुस्तक को एटलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में दूरी बताने का साधन क्या है? इसका जवाब है पैमाना, स्केल। स्केल ये बताता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, स्केल किसे दर्शाता है? इसका जवाब है अनुपात यानी रेशियो को। स्केल वास्तव में मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के बीच अनुपात को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव या नगर दर्शाने वाला मानचित्र कैसा होता है? इसका जवाब है बड़ा पैमाना। छोटे क्षेत्र को अधिक विवरण के साथ दिखाने के लिए लार्ज स्केल मैप का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, देश या विश्व दर्शाने वाला मानचित्र कैसा होता है? इसका जवाब है छोटा पैमाना, स्मॉल स्केल। डिटेल बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थल रूप दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? इसका जवाब है भौतिक यानी फिजिकल मैप। पहाड़, नदियां, पठार ये सभी स्थल रूप हैं। इन्हें दिखाने वाला मानचित्र फिजिकल मैप कहलाता है। अगला है, प्रशासनिक सीमाएं दर्शाने वाला मानचित्र है।
तो इसका जवाब है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप। देश, राज्य और जिलों की सीमाएं पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती हैं। अगला है विषय विशेष दर्शाने वाला मानचित्र, क्या कहलाता है? इसका जवाब है थीमेटिक मैप। जब मानचित्र केवल एक विषय जैसे जनसंख्या या वर्षा दिखाता है तो उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। अगला है मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं? इसका जवाब है 3। हर मानचित्र में दूरी, दिशा और प्रतीक अनिवार्य होते हैं, इसलिए मानचित्र में 3 घटक होते हैं। अगला है दूरी बताने वाला घटक क्या कहलाता है? इसका जवाब है पैमाना। बिना स्केल के मानचित्र अधूरा होता है क्योंकि दूरी का ज्ञान स्केल से ही होता है। अगला क्वेश्चन है दिशा बताने वाला घटक क्या कहलाता है? इसका जवाब है दिशा, डायरेक्शन। बच्चों, जब हम मानचित्र देखते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा स्थान उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में। इसी जानकारी को देने वाला घटक डायरेक्शन कहलाता है। दिशा के बिना मानचित्र को सही ढंग से समझना संभव नहीं है। अगला है वस्तुओं को दर्शाने वाला घटक क्या कहलाता है? इसका जवाब है प्रतीक यानी सिंबल्स। मानचित्र पर हर इमारत, नदी, सड़क या वन को वास्तविक चित्र से नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए इनके लिए छोटे छोटे चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें सिंबल्स कहते हैं। प्रतीक मानचित्र को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। अगला है भारत में मानचित्र प्रतीक तय करने वाली संस्था कौन सी है? इसका जवाब है सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में मानचित्रों पर उपयोग होने वाले प्रतीक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इससे पूरे देश में मानचित्रों की एकरूपता बनी रहती है। अगला है 4 मुख्य दिशाएं क्या कहलाती हैं? इसका जवाब है प्रधान दिशाएं यानी कार्डिनल डायरेक्शन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चारों को कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। मानचित्र पढ़ने की नींव यही दिशाएं होती हैं। अगला है दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका जवाब है दिक्सूचक यानी कंपास। दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कंपास कहते हैं। इसमें चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला है पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल क्या कहलाता है? इसका जवाब है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का 3D मॉडल होता है। इसमें पृथ्वी का वास्तविक आकार और दिशा सही रूप में दिखाई देती है। अगला है ग्लोब किस आकार का होता है? इसका जवाब है गोलाकार। ग्लोब का आकार लगभग पृथ्वी जैसा गोल होता है, इसलिए इसे स्फेरिकल कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी का वास्तविक आकार जियोइड है। अगला है ग्लोब पर बनी रेखाएं कैसी होती हैं? इसका जवाब है काल्पनिक। अक्षांश और देशांतर की रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, ये केवल समझने और मापने के लिए कल्पना की गई रेखाएं हैं, इसलिए इन्हें इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर स्थान बताने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? इसका जवाब है निर्देशांक प्रणाली यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी स्थान को बिल्कुल सटीक ढंग से बताने के लिए निर्देशांक प्रणाली का उपयोग होता है। यह प्रणाली अक्षांश और देशांतर पर आधारित है। अगला है निर्देशांक रेखाएं कितनी होती हैं? इसका जवाब है 2। निर्देशांक प्रणाली में कुल 2 रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर। दोनों के बिना स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला है पहली निर्देशांक रेखा कौन सी है? इसका जवाब है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी बताता है, इसलिए इसे पहली निर्देशांक रेखा कहा जाता है। अगला है दूसरी निर्देशांक रेखा कौन सी है? इसका जवाब है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। देशांतर प्रधान याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की दूरी बताता है। यह समय निर्धारण में भी सहायक होता है। अगला है निर्देशांक किसे निर्धारित करते हैं? इसका जवाब है स्थिति को, लोकेशन को। जब अक्षांश और देशांतर दोनों को एक साथ लिखा जाता है तब किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। अगला है अक्षांश किस रेखा से मापा जाता है? इसका जवाब है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए सभी अक्षांश इसी से मापे जाते हैं। अगला है भूमध्य रेखा का मान कितना है? 0 डिग्री लैटिट्यूड।
क्योंकि भूमध्य रेखा मापन की आधार रेखा है, इसलिए इसका मान 0 डिग्री रखा गया है। अगला है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? इसका जवाब है पूर्व पश्चिम। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली होती हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका जवाब है समानांतर यानी पैरेलल। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसलिए इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका जवाब है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगला है उत्तर ध्रुव का अक्षांश कितना है? इसका जवाब है 90 डिग्री नॉर्थ। उत्तर ध्रुव भूमध्य रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है? इसका जवाब है 90 डिग्री साउथ। दक्षिण ध्रुव भी भूमध्य रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका अक्षांश 90 डिग्री साउथ है। अगला क्वेश्चन है अक्षांश किसे प्रभावित करता है? इसका जवाब है जलवायु को यानी क्लाइमेट को। बच्चों, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणों का कोण बदलता जाता है। इसी कारण तापमान में अंतर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य क्षेत्र का ताप क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका जवाब है उष्णकटिबंध यानी टॉरिड जोन। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष अधिक गर्मी रहती है। इस क्षेत्र को टॉरिड जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्र का ताप क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका जवाब है शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन। ध्रुव पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां अत्यधिक ठंड रहती है। इस क्षेत्र को फ्रिजिड जोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतर किससे मापा जाता है? इसका जवाब है प्राइम मेरिडियन। जैसे अक्षांश भूमध्य रेखा से मापा जाता है, वैसे ही देशांतर प्रधान यामोत्तर से मापा जाता है। यही देशांतर की आधार रेखा होती है। अगला है देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? इसका जवाब है उत्तर दक्षिण। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं, इसलिए इनकी दिशा नॉर्थ साउथ होती है। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका जवाब है याम्योत्तर। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को मेरिडियंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधान याम्योत्तर का मान कितना है? इसका जवाब है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्रधान याम्योत्तर देशांतर मापन की आधार रेखा है, इसलिए इसका मान 0 डिग्री रखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधान याम्योत्तर कहां से गुजरती है? इसका जवाब है ग्रीनविच से। प्रधान याम्योत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतर की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका जवाब है 180 डिग्री। प्रधान याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में देशांतर 180 डिग्री तक मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का संबंध क्या है? इसका जवाब है समान याम्योत्तर। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम वास्तव में एक ही रेखा है, इसलिए इन्हें सेम मेरिडियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? इसका जवाब है ध्रुव यानी पोल्स पर। देशांतर रेखाएं ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं? इसका जवाब है ग्रिड। जब अक्षांश की पूर्व पश्चिम रेखाएं और देशांतर की उत्तर दक्षिण रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तब एक जाल बनता है जिसे ग्रिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रिड का उपयोग किस लिए होता है? इसका जवाब है सटीक स्थिति एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। ग्रिड की सहायता से हम किसी भी स्थान की बिल्कुल सटीक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देशांतर किससे संबंधित है? इसका जवाब है समय से। पृथ्वी के घूमने के कारण अलग अलग देशांतरों पर समय अलग अलग होता है, इसलिए देशांतर समय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी अपनी दूरी पर क्या करती है? इसका जवाब है
घूर्णन यानी रोटेशन। पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर घूमती है, इस गति को रोटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका जवाब है 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी कुल कितने अंश घूमती है? इसका जवाब है 360 डिग्री। एक पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमकर एक चक्कर पूरा करती है। अगला है 15 डिग्री देशांतर पर समय अंतर कितना होता है? इसका जवाब है 1 घंटा यानी 1 आवर। 360 डिग्री को 24 घंटे से भाग देने पर हमें मिलता है 15 डिग्री प्रति घंटा। इसलिए हर 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटे बदलता है। अगला, किसी स्थान का अपना समय क्या कहलाता है? इसका जवाब है स्थानीय समय। जब किसी स्थान पर सूर्य सबसे ऊपर होता है, उसी के अनुसार जो समय होता है उसे लोकल टाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश किस समय को अपनाते हैं? इसका जवाब है मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम को। बच्चों, हमने पढ़ा कि हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है, लेकिन किसी देश में अलग अलग शहरों का अलग समय होना बहुत असुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक देश एक ही समय को अपनाता है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अगला है, भारत का मानक समय क्या कहलाता है? इसका जवाब है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में पूरे देश के लिए एक ही समय अपनाया जाता है। इस समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, IST का आधार देशांतर कौन सा है? इसका जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत के मध्य से गुजरने वाला 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। इसी देशांतर के अनुसार पूरे भारत में समय निर्धारित किया जाता है। अगला है, IST GMT से कितना आगे है? इसका जवाब है 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच को समय का आधार माना गया है। भारत ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे होता है। अगला है, पृथ्वी में कुल समय क्षेत्र कितने हैं? इसका जवाब है 24 टाइम जोन। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए पृथ्वी को 15-15 डिग्री के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक समय क्षेत्र का मान कितना होता है? इसका जवाब है 15 डिग्री। 360 डिग्री को 24 समय क्षेत्रों में बांटने पर प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर का होता है। इसी कारण हर समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, तिथि बदलने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका जवाब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। पृथ्वी के घूमने के कारण जब हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तो तिथि बदलने की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से एक काल्पनिक रेखा अपनाई गई है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के पास स्थित है? इसका जवाब है 180 डिग्री देशांतर यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। IDL को यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को प्रधान यामोत्तर के ठीक विपरीत लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास रखा गया है, ताकि समय और तिथि का संतुलन बना रहे। IDL पार करने पर क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है तिथि यानी डेट। IDL को पार करते ही घड़ी का समय नहीं बल्कि तिथि बदलती है। यही इस रेखा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 70, पूर्व से पश्चिम जाने पर तिथि में क्या होता है? इसका जवाब है वृद्धि। यदि कोई व्यक्ति IDL को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो तिथि में 1 दिन जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिम से पूर्व जाने पर तिथि में क्या होता है? उत्तर है कमी। यदि IDL को पश्चिम से पूर्व की ओर पार किया जाए तो तिथि में 1 दिन घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका उत्तर है अक्षांश प्लस देशांतर। किसी भी स्थान को केवल अक्षांश या केवल देशांतर से पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता,
दोनों को मिलाकर ही किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात की जाती है। तो बच्चों, आपने पूरे 75% अध्याय पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को पूरी गहराई से समझ लिया है। अब इस ऑडियो को आप बार बार सुनिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न याद हो जाएंगे।